जय श्री कृष्ण दर्शकों, राधे राधे। दर्शकों, मेष लग्न से लेकर कन्या लग्न तक इस पर हमने चर्चा की है। इसके योगकारी और प्रभावी ग्रह कौन कौन से रहते हैं, इस पर हमने चर्चा की है। दर्शकों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने तुला लग्न पर आज बात की करना उचित समझा कि तुला लग्न, इसमें कौन कौन सा ग्रह प्रभावी होता है और कौन सा ग्रह अकारक होता है, कौन सा योगकारी होता है। इन सब विषयों पर आज हम चर्चा करते हैं। दर्शकों, तुला लग्न शुक्र प्रधान लग्न, और यह लग्न जहां पर शनि उच्च का होता है। लग्न में शनि शश योग का निर्माण करता है, उच्च का माना जाता है। शुक्र यहां बैठता है तो मालवी योग का निर्माण करता है। ऐसा लग्न प्रभावशाली, ऐश्वर्य, ऐशो आराम की जिंदगी, मौज मस्ती पसंद करने वाले रसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तुला लग्न एक बैलेंस, संतुलन अपने जीवन में चाहते हैं। इस पर हम पहले भी तुला राशि के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। हमारे पुराने वीडियो तुला राशि के ऊपर जरूर देखिएगा। दर्शकों, हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तुला लग्न का रहस्य, तुला लग्न क्या क्या राज लेकर चलता है, आज इस पर हम चर्चा करते हैं। तुला लग्न में शनि सबसे प्रभावशाली ग्रह माना गया है। हालांकि इसका स्वामी, तुला लग्न का स्वामी शुक्र है। अगर शुक्र केंद्र में है, लग्न में बैठा हुआ है, तो मालवी योग का निर्माण करेगा। लेकिन 6, 8, 12 में है, छठे भाव में यहां पर यह शुक्र उच्च का हो जाता है। अष्टम भाव इसके स्वयं की राशि है, तो ये दोनों नेष्टकारी भावों पर भी इसका प्रभाव माना जाता है। लेकिन अगर शुक्र यहां बैठ जाता है तो 12वें भाव पर वो नीच की दृष्टि रख लेता है। यहां पर लग्न को बल देना अत्यधिक आवश्यक है। अगर शुक्र 6, 8, 12 में है या अस्त है, सूर्य के साथ अस्त है, तो शुक्र को बल जरूर देना चाहिए। फिर हम बात करें योगकारी। योगकारी ग्रह वो होता है जो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी हो। अगर किसी लग्न में कोई ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों भाव का एक साथ स्वामी होता है, तो उस कुंडली का, उस लग्न का योगकारी माना जाता है, प्रभावशाली ग्रह माना जाता है। तो तुला लग्न के अंदर शनि लग्न में उच्च का है और केंद्र और त्रिकोण का स्वामी भी है। और केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होने के कारण शनि विशेष रूप से प्रभावशाली इसमें माना जाता है। शनि अगर शुभ प्रभाव में, शुभ भाव में नहीं बैठा हुआ है, 6, 8, 12 में गया है, या नेष्टकारी कहीं सूर्य के साथ अस्त है, राहु के साथ दूषित है, मंगल के साथ दूषित है, तो शनि को बल दे देना चाहिए। इससे कुंडली में सुख भाव और पंचम भाव लग्न का सबको बल मिल जाता है। पूरी कुंडली को वो बल दे देता है शनि को बल देने से, मात्र से। फिर हम बात करें, अगर कुंडली के अंदर कोई ग्रह अकारक होता है तो वो है गुरु। गुरु तुला लग्न में अकारक होता है, क्योंकि गुरु यहां पर त्रिक भाव, तीसरे भाव और छठे भाव इनका स्वामी है। और दो विपरीत भाव, क्योंकि तीसरा भाव भी अष्टम से अष्टम होने के कारण इतना अच्छा नहीं माना गया है, और तीसरा भाव और छठे भाव का स्वामी होने के कारण गुरु को बल नहीं देना चाहिए। गुरु को बल देने से षष्ठ भाव को यह बल मिल जाता है जो रोग पीड़ा दे सकता है, कर्जा दे सकता है, शत्रुता में वृद्धि कर सकता है। तो पुखराज
धारण नहीं करना चाहिए, गुरु को बल नहीं देना चाहिए। गुरु इस कुंडली में अकारक होता है। चंद्रमा भी अच्छी कंडीशन में है, दशम भाव में बैठा हुआ है। यहाँ पर अगर शनि बैठ जाता है तो शत्रु राशि में चला जाता है, लेकिन अपने भाव को देख लेता है, तो यहाँ पर शनि को बल दे देना चाहिए ताकि, और चंद्रमा को बल नहीं देना चाहिए। इसके अलावा बुध 12वें भाव को स्वामी होने के साथ भाग्येश भी है, तो यहाँ पर बुध को बल मानक पन्ना पहन सकते हैं। मानक 11 भाव का स्वामी है तो वो भी धारण कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से शनि के रत्न धारण कर लेने चाहिए, शुक्र का रत्न धारण कर लेने चाहिए। पन्ना भी पहन सकते हैं क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी है। रत्न कोई भी धारण करने से पूर्व कुंडली का पूरी तरह से विश्लेषण करवा लेना चाहिए, उसके बाद ही रत्न धारण करना चाहिए। ये मैं मोटे रूप से बता रहा हूँ कि ये रत्न यहाँ पर प्रभावशाली हो सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिष के परामर्श करने के बाद ही आपको रत्न धारण करने चाहिए। रत्नों का प्रभाव असरकारक होता है। दर्शकों, मंगल यहाँ पर मार्केश है, और मार्केश होने के कारण मंगल के रत्न धारण नहीं करने चाहिए, मंगल को बस नहीं देना चाहिए। धनेश है और सप्तम भाव पति पत्नी का, स्पाउस का भाव भी मंगल है, और मंगल को यहाँ पर इस कुंडली में बल देने की आवश्यकता नहीं है। शुक्र को बल देना चाहिए। मंगल यहाँ पर भी मार्केश है, गुरु अकारक है, और योगकारी ग्रह शनि होता है। इस कारण शनि को विशेष बल देना चाहिए, शुक्र को बल देना चाहिए। दर्शकों, अगर शुक्र और शनि केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाते हैं तो एक राजयोग का निर्माण कर लेते हैं। व्यक्ति को स्थायी धन संपदा प्राप्त होती है, वैभव, सुख सुविधा सभी प्राप्त होती है, क्योंकि सुखे से शनि, और शनि जैसा ग्रह चिर स्थिर फल देता है। शुक्र को के साथ बैठने से, क्योंकि दोनों मित्र हैं और शुक्र शनि सब साथ बैठ जाते हैं, तो ये एक राजयोग का निर्माण कर देते हैं। शुक्र के साथ अगर बुध बैठा हुआ है तो भी ये एक राजयोग का निर्माण करेगा, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी का लग्नेश के साथ संबंध हो जाने पर भी राजयोग का निर्माण होता है। शुक्र चंद्र का संबंध, दो केंद्रों का संबंध, ये भी राजयोग का निर्माण कर देता है, शुभ फलदायी हो जाता है। व्यक्ति अपने पराक्रम के द्वारा अपने कर्म क्षेत्र में नाम कमाता है, धन अर्जित करता है। शुक्र के साथ गुरु की युति है। अगर गुरु तृतीय भाव में बैठा हुआ है तो ये फलदायी हो सकता है, लेकिन गुरु का रत्न यहाँ पर धारण नहीं करना चाहिए। मैं पूर्व में भी आपको बता चुका हूँ। दर्शकों, मंगल इस कुंडली में मार्केश है, लेकिन अगर ये लग्न के साथ बैठ जाता है या शनि के साथ बैठ जाता है, चंद्रमा के साथ बैठ जाता है, तो ये फलदायी हो जाता है। धनेश का दशमेश के साथ संबंध होने पर राजयोग का निर्माण हो जाता है, लेकिन इसे विशेष रूप से बल देने की आवश्यकता नहीं है। अगर केंद्रीय संबंध हो गया है तो मंगल स्वतः ही आपको बहुत कुछ कुंडली में दे देगा। तो दर्शकों, आज हमने बात की तुला लग्न के ऊपर। तुला लग्न में योगकारी ग्रह शनि है, अकारक ग्रह गुरु है, और मार्केश मंगल है। भाग्येश बुध है जो द्वादश भाव का सभी स्वामी है। इसका लग्न के साथ संबंध शुभ राजयोग कारक बनता है। तो दर्शकों, एक नए विषय के साथ, नए लग्न के साथ, वृश्चिक लग्न पर हम अतिशीघ्र चर्चा करेंगे। हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।